सारी बीमारियां फीमेल्स से कॉमन वाली आ रही है, लेकिन फीमेल्स में अराउंड 15 टू 25 35 इयर्स के बीच में इस तरह के सिंगल साइडेड वन साइडेड हेडेक्स चालू होते हैं, एक साइड लेफ्ट साइड राइट साइड पीछे की तरफ, जिसमें वो बताते हैं कि अंदर से कुछ ऐसा चटके से चलता है, कुछ पल्सेटाइल सेंसेशन होती है, नौशिया उल्टी जैसा मन होता है, उल्टी हो जाती है, या लाइट और साउंड को बंद करने का मन करता है। कोई बस बात करता है उस टाइम पे उनके हस्बैंड समझते हैं कि ये सब बहुत इरिटेबल रहता है पेशेंट। तो ये जो तीन चार कैरेक्टरिस्टिक है ये क्लासिक है माइग्रेन हेडेक की। माइग्रेन ब्रेन के अंदर की बीमारी नहीं है, ये खोपड़ी के बाहर की बीमारी है, वेसल्स के कंस्ट्रक्शन की बीमारी है, वापस ठीक हो जाती है, फिर किसी दिन होती है। तो एपिसोड्स में होती है दिक्कत। शुरुआत में एपिसोड्स को हैंडल करना बहुत आसान होता है, छोटी सी सैंडोन से, कॉम्बिफ्लाम से, एस्पिरिन से निकल जाता है। पेशेंट ज्यादा परेशान होता है अपने 30 35 की एज में, जब वो दवाइयां काम नहीं करती। तो बेसिकली इसका इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस ही है। माइग्रेन के अंदर भी हम कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लाइट साउंड से थोड़ा बच के रखें, थोड़ा सा अपने खाने का शेड्यूल बराबर रखें, जितना लंबा आप दो खानों के बीच में गैप लेंगे, अगर लंबे लंबे व्रत करते हैं या फलाहार भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लंबे गैप्स हो रहे हैं मील्स में, वहाँ पे हेडेक्स के बहुत चांसेस हैं। नींद अगर ढंग से नहीं हो रही है 6-7 घंटे की, वहाँ पे हेडेक्स के बहुत चांसेस हैं। इमोशनल स्ट्रेस, सोच विचार, माथा पच्ची, सो ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन इश्यूज जिनको आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से करेक्ट कर सकते हैं। दवाइयाँ भी इसमें पेन किलर ट्रीटमेंट नहीं है, पेन किलर तो एसओएस दी जाती है। हम कुछ प्रिवेंटिव ड्रग्स यूज करते हैं जो माइग्रेन में बहुत अच्छा है और लंबा काम है। माइग्रेन के ये पेशेंट तो बहुत वरीड होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपका अंदर का स्कैन, ब्रेन, एमआरआई, सीटी सब नॉर्मल है। हम पर वरीड होते हैं जब कोई एल्डरली पेशेंट हमारे पास हेडेक लेके आता है। सो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन हेडेक? वो कौन से सरदर्द हैं जिसमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना और एमआरआई सीटी कराना जरूरी है? अगर किसी को 55-60 के बाद पहली बार लाइफ में हेडेक हो रहा है, तो एल्डरली पेशेंट अगर सबसे पहला हेडेक हमारे पास लेके आते हैं, वो हेडेक जो है ब्रेन के अंदर से हो सकता है, वहां सीटी एमआरआई की बहुत जरूरत है। अगर हेडेक कफिंग के साथ हो रहा है, खांसी के साथ सरदर्द हो, या जब आप सरदर्द के समय ऐसा लग रहा है कि जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है पेशेंट की, एकदम क्लियर वर्ड नहीं आ रहे, वो ब्रेन के स्ट्रोक से रिलेटेड हेडेक्स हो सकते हैं। हेडेक्स के साथ अगर मल्टीपल वॉमिट्स हो रही है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्टाइल दूर तक वॉमिट जा रही है, ये ब्रेन से रिलेटेड हेडेक हो सकता है। और हेडेक के ऑल्टर्ड टॉक्स, पूरी वेंटिलेट की बातें करनी माता जी सरदर्द के समय पे, है ना? तो ये सारे हेडेक्स रेड फ्लैग्स हैं। यहाँ पे हमको एमआरआई सीटी से नहीं चूकना है और तुरंत अंदर की जो बीमारी है उसको हमको निकालना पड़ सकता है। दीज आर द 6 रेड फ्लैग्स: एल्डरली हेडेक्स, headaches with vision problems, headaches with coughing, headaches with speech slurring, and headaches with altered behavior या altered thoughts. हेडेक से आगे बढ़ते हैं हम। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चक्कर। तो ये चक्कर का क्या चक्कर है मैं आपको समझाता हूँ। देयर आर टू इंग्लिश वर्ड्स, ये अंग्रेजी के दो शब्द हैं, डिजीनेस और वर्टाइगो। हिंदी में हम लोग हर चीज को चक्कर ही कहते हैं। हम लोग पहला सवाल चक्कर के पेशेंट से पूछते हैं कि आपको अपना बैलेंस जाता हुआ लगता है चक्कर में, या आपको पूरा कमरा घूमता हुआ लगता है? अगर स्पिनिंग ऑफ सराउंडिंग्स है, पूरा कमरा घूमते हुए लग रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वर्टाइगो, जो दूसरे नंबर पे लिखा है। और वर्टाइगो का सबसे कॉमन कारण है कान। सो कान के पानी का जो बैलेंस है, उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जब वो बैलेंस में नहीं रहते हैं तो पूरा कमरा घूमता है आपके आंख के सामने। पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं कि मैं जैसे करवट लेता हूँ बेड में और पूरा कमरा घूम के मेरे सर पे आता है, ऐसा लगता है। और बीपीपीवी बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसके अंदर वर्टाइगो पेशेंट्स होते हैं। यंग में ये कई बार माइग्रेन के साथ भी हो सकता है। डिजीनेस वो बीमारी है जिसमें हमको न्यूरोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे मरीज कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि मैं बैठ जाऊं, बस किसी चीज को पकड़ लूं, मैं गिर नहीं जाऊं। सो इम्बैलेंस का जो सेंसेशन है उसको डिजीनेस कहते हैं। डिजीनेस जब भी आपको या किसी को हो तो हमको लगता है, आई थिंक कोविड के बाद सबके घर में पल्स, बीपी और शुगर का मशीन रहेगी। तो पल्स, बीपी और शुगर अगर नॉर्मल है तब फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। और फिर डिजीनेस की कॉजेज हमारे ब्रेन से लेकर सर्वाइकल स्पाइन और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर हम लोग डिजीनेस देखते हैं। तो डिजीनेस और वर्टाइगो में, वर्टाइगो लगे तो पहले ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएं, डिजीनेस लगे तो पहले न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर को दिखाएं, और पल्स, बीपी, शुगर दोनों ही केसेस के अंदर जरूर से चेक करें। आगे तीसरा भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पेन। पेन न्यूरोलॉजी, ये दर्द को लेकर कहां जाए? राउसर के पास जाएं कि ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएं कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं? तो बेसिकली हम कहते हैं कि बहुत ही, अगर पेन लोकलाइज्ड है, कंधे का दर्द है, घुटने का दर्द है, कोहनी का दर्द है, तो लोकलाइज्ड पेन जनरली जॉइंट रिलेटेड होते हैं, वहां पे न्यूरोलॉजिकल रोल बहुत ज्यादा नहीं है। अगर पेन रेडिएटिंग है, गर्दन से साफ पूरा हाथ में आ रहा है, कमर से पूरा नीचे पैरों में जा रहा है, अगर पेन ट्रैवल कर रहा है तो वो न्यूरोलॉजिकल पेन है। सो नर्व पेन हमेशा रेडिएटिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह, हमारे हाथों में पूरा फैल रहा है, चिट्ठी उंगली से लेकर पीछे तक आ रहा है। सो ये पेन न्यूरोलॉजिकल होते हैं, जो कंप्रेशन की वजह से हो सकते हैं, कहीं ना कहीं नस दब रही है। दो सबसे कॉमन कारण है, या तो गर्दन में नस दबती है या कमर में दबती है। तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में गर्दन का दर्द हाथों में आता है, लंबर रेडिकुलोपैथी में कमर
पैरों में जाता है। इन पेन्स के अंदर क्लासिकली पेशेंट बहुत ज़्यादा बताते हैं कि भाई हम जैसे थोड़ा दूर चलते हैं तो आपको बैठना पड़ जाता है थोड़ा सा, फिर उठते हैं और फिर थोड़ा देर चल लेते हैं, या अचानक से जैसे झुकते हैं और कुछ सामान खाने की कोशिश करते हैं तो जबरदस्त पेन उनको होता है। तो इस तरह के पेन जो है वो सियाटिका जिसको आप लोग कहते हैं वो लंबर रेडिकुलोपैथी होती है। और ये वाला डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये फ्रोजन शोल्डर का है। तो हमारे पास फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स तो आते हैं, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि न्यूरो की बीमारियों में जॉइंट कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, हमारे जॉइंट के मूवमेंट्स हमेशा मेंटेन रहेंगे, एक्टिव भी और पैसिव भी। अगर कहीं ना कहीं जॉइंट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, मुड़ नहीं पा रहा है या ये पूरा सही नहीं हो पा रहा है, तब तो वो जॉइंट इशू है एंड आई थिंक आपको कंसर्न डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। हमारे पेन्स बहुत ज़्यादा अलग-अलग वैरायटीज के हो सकते हैं। सो न्यूरोपैथी भी एक तरीके का पेन है। न्यूरोपैथी में क्या बताता है मरीज की हमारे को हाथों की तलियों में या पैर की पगतलियों में हथेलियों में ऐसे जलन सी लगती है। सो वेरियस काइंड ऑफ सेंसेशंस, बर्निंग, जलन, टिंगलिंग, झंझनी, ऐसा लगता है चींटियां काट रही हैं। सो ये सारे सेंसेशंस जो पैरों में होते हैं इनको हम लोग न्यूरोपैथी कहते हैं। और अगर आप मेरे से सबसे पहला कारण पूछें कि साहब न्यूरोपैथी के लिए पहली जांच क्या कराएंगे? ब्लड शुगर। डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जब शुगर 15 साल पुरानी आपकी हो जाती है तो धीरे धीरे पैरों के अंदर कमजोरी आने लगती है और ये न्यूरोपैथी के सिम्टम्स होने लगते हैं। इसके अलावा B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 हमारी न्यूरोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। B12 एक रिवर्सिबल कारण है, जिससे आप अपनी न्यूरोपैथी अगर उससे है वो वापस रिवर्स हो सकती है। चक्कर भी कई बार B12 में होते हैं, B12 से मेमोरी के इश्यूज भी होते हैं, तो B12 टेस्टिंग हम लोग जरूर से हमारे उसमें कराते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं। राजस्थान में स्पेशली हम लोग काफी लोग वेजिटेरियंस हैं, 70-80% जिसमें B12 थोड़ा कम होता है और इसके B12 डेफिशिएंसी हमारे यहाँ काफी प्रेवलेंट भी है। एक जो न्यूरोपैथी के थोड़े से अलग लक्षण है वो है सूनापन, नंबनेस। आपने देखा होगा पेशेंट्स बताते हैं कि सर माता जी बाथरूम गई थी, वहां पे वो फिसल के गिर गई, पूरे का फ्रैक्चर हो गया, फिर वहां पे बेड में रही 2-3 महीना, फिर चलना चालू किया और फिर वापस गिर गई। सो जैसे एल्डरली में गिरने का या फॉल का हिस्ट्री आता है तो न्यूरोपैथी चेक करना बहुत जरूरी है। पेशेंट्स को एक्चुअली पता ही नहीं चल रहा है वो पैर का हाल है, पैरों में नंबनेस आ रही है, वो पैर जमीन हार्ड है, सॉफ्ट है, गीली है, सूखी है, कुछ पता नहीं चलता और इस वजह से बार-बार गिर जाता है। सो न्यूरोपैथी इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ फॉल्स। तो गिरने को कभी भी नजरअंदाज ना करें, स्पेशली एल्डरली लोगों में। अगर आप ध्यान दें तो आप लोग अपने 40-50 साल में कभी भी बिना किसी कारण के नहीं गिरे होंगे, एक्सीडेंट से या कोई धक्का दे दे तो आप गिर सकते हो, बट हमारा बॉडी इतना रिफ्लेक्स बैलेंस बना के रखता है कि आप कहीं ना कहीं खुद को फॉल से बचा सकते हो। एल्डरली में जैसे ही कोई आदमी गिरता है पहला या दूसरा बार तो उसको तुरंत आपको दिखा देना चाहिए कि साहब कुछ कारण होगा, इनका बैलेंस बिगड़ रहा है। तो न्यूरोपैथी इस तरह से वेरियस मैनिफेस्टेशन से मिल सकती है और कहीं हद तक हम लोग इसको ट्रीटेबल देखते हैं। तो कारण मैंने आपको डायबिटीज और B12 बताया, कई बार कुछ दवाइयों से न्यूरोपैथी हो जाती है तो हमको वो प्रिस्क्रिप्शन में देखना होता है और कई बार एनवायरमेंटल हैजार्ड से कुछ हमारे किसान भाई बहनों के घर में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड रखे हुए होते हैं तो केमिकल्स एक्सपोजर, फैक्ट्री वर्कर्स, लेड पॉइजनिंग, इन सब के अंदर न्यूरोपैथी होती है। तो एक डिटेल्ड हिस्ट्री हम लोग निकालते हैं और जैसे सर भी बता रहे थे हम लोग कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल बीमारी क्या है उससे इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों हुई उसका खोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इंसान में तो आजकल भूल रहा हूँ, समझ में नहीं आता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, तो याददाश्त की कमी का क्या चक्कर है। तो एक वो पेशेंट है जो मेरे पास आके कहता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, मेरे ऑफिस में कुछ मैं चीजें मिस्टेक कर देता हूँ, घर के सामान भूल जाता हूँ, मेरे मैडम बता दी याद नहीं रहता। इसको हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी लॉस। पेशेंट खुद बता रहा है कि मेरे को मेमोरी लॉस हो रहा है और सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी लॉस में ज्यादा चिंता की बात हमारी तरफ से नहीं रहती क्योंकि द मोस्ट कॉमन कॉजेज आर एब्सेंट माइंडेडनेस। आप उस समय स्ट्रेस जो दिमाग में चलता रहता है, वो जो बात कही जा रही होती है उसको आप नोट ही नहीं कर रहे हैं और वो जब आपको याद करनी होती है तो वो याद नहीं आती। तो जो मल्टीपल थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं उस समय में कहीं भी बातें कंप्यूटर में जो फाइल सेव नहीं है वो वापस निकलेगी कैसे। तो एब्सेंट माइंडेडनेस, स्ट्रेस आर टू मोस्ट कॉमन कॉजेज। स्लीप, नींद वाली प्रॉब्लम्स न्यूरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एक तो हुआ नींद कम आना जिसको हम लोग इंसोम्निया कहते हैं, उसमें भी भूलने की दिक्कतें बहुत कॉमन होती है। दूसरा है नींद में खराटे वगैरह होना। तो स्नोरिंग को भी हमारे सोसाइटी में हम लोग काफी इग्नोर करते हैं, लेकिन एक्चुअली खराटे की बीमारियां जो है वो रात में ब्रेन में ऑक्सीजन कम कर देती है और ऐसे पेशेंट जब धीरे धीरे देखते हैं कि वो मेमोरी उनकी जा रही है तो आजकल इस पे एक पूरी अलग ब्रांच बन गई है जिसको हम लोग स्लीप न्यूरोलॉजी कहते हैं। हम लोग बताते हैं कि भाई बहुत ज्यादा रात में खराटे आना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए, करवट में सोना चाहिए और तब भी अगर खराटे के लिए तो छोटी सी मशीन आती है CPAP मशीन, उसको लगाना चाहिए क्योंकि स्नोरिंग से बहुत सारे रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन बढ़ता जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ता जा रहा है, मेमोरी लॉस बढ़ता जा रहा है और बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा B12 डेफिशिएंसी मैंने अभी चर्चा की थी और थायराइड इश्यूज, तो ये सबसे कॉमन कारण है मेमोरी लॉस के, स्पेशली सेल्फ रिपोर्टेड मेमोरी लॉस। हम
ये जब घर वाले बताए कि सर आज शासक को बहुत भूल रहे हैं, ये तो अकाउंटेंट थे पर इनसे राष्ट्र गुरु के साथ भी गलतियां हो रही। सो जो एक्चुअल मेमोरी लॉस है, अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं जैसे आप रास्ते भूले, आपने रास्तों में सालों गए हैं, उसमें आप कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये राइट था कि लेफ्ट था, इधर साइड को पड़ता था किधर पड़ता था। तो पाथ फाइंडिंग डिफिकल्टी काफी इनिशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफी कॉमनली आती हैं, और रीसेंट इवेंट्स फॉरगेटफुलनेस। हम लोग मानते हैं कि जब अगर किसी को पुरानी बातें याद है तो उसकी मेमोरी अच्छी है, ऐसी बात नहीं। आपको रीसेंट मेमोरीज याद होनी चाहिए। अभी कल आप से मिलके कौन गया, सुबह नाश्ते में आपने